तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी का होली बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। ठीक है, तो होली के बाद अब हम लोग सेट 4 जो बीएसटी के कर रहे थे उसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो बाकी रह गए थे उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं जो सेट 4 में दिए गए हैं लॉन्ग आंसर टाइप के। देखिए, तो लॉन्ग आंसर टाइप में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है यानी क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है अपने हितों की सुरक्षा हेतु उपभोक्ताओं के किन्हीं 6 उत्तरदायित्वों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो उपभोक्ताओं को जो उत्तरदायित्व दिए गए हैं, जो उत्तरदायित्व होते हैं एक उपभोक्ता के, उसके बारे में हम लोग को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया है वो है निर्देशन का क्या अर्थ है, निर्देशन के प्रमुख तत्वों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 17 है उत्पादकों तथा समाज के लिए विज्ञापन के लाभों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी विज्ञापन के जो लाभ हैं वो समाज के परिप्रेक्ष्य में और उत्पादकों के परिप्रेक्ष्य में दोनों के दृष्टिकोण से हम लोगों को मतलब उनके लाभ बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया गया है वो है नेतृत्व के महत्व का विस्तार से वर्णन करें। यानी नेतृत्व का क्या महत्व है संगठन में, ये हमें बताना है। और क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया गया है वो है एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली में कौन सी विशेषता होनी चाहिए। तो इस वीडियो के बाद हम लोग सेट 4 को भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे और हम लोग का बचा रहेगा सेट 5 जो कि 2 दिन में फिर मैं कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि सेट 5 का भी मैंने जितने भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनको पहले ही करा दिया गया है और बाकी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लोग सेट 4 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, यानी सॉल्यूशंस को शुरू करते हैं। तो सेट 4 के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन नंबर 15 था वो था अपने हितों की सुरक्षा हेतु उपभोक्ताओं के किन्हीं 6 उत्तरदायित्वों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। देखिए, चूँकि इस क्वेश्चन में पूरी तरह से आपको बोला गया कि आपको 6 उत्तरदायित्व ही लिखने हैं, तो हमें 6 पॉइंट ही लिखना पड़ेगा, उससे कम में काम चलने वाला नहीं है। अगर 6 उत्तरदायित्व नहीं दिया रहता, केवल उत्तरदायित्व ही दिया रहता, तो जो कि 5 अंक की प्रश्न है तो हम लोग 5 पॉइंट दे के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन इसमें पहले ही बोल दिया गया कि आपको 6 पॉइंट लिखना है, यानी 6 उत्तरदायित्व को लिखना है। ठीक है, चलिए आंसर लिखते हैं। देखिए, अपने हितों की सुरक्षा हेतु उपभोक्ताओं को कई उत्तरदायित्व दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। तो क्या क्या उत्तरदायित्व उपभोक्ता को दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहला उत्तरदायित्व हम लोग बोल सकते हैं कि क्रय में जल्दबाजी ना करें। ठीक है, सामान क्रय करने में या फिर सेवा क्रय करने में हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। क्या, देखिए, उपभोक्ताओं का सबसे पहला उत्तरदायित्व यह है कि वे क्रय करने में जल्दबाजी ना करें। उत्पाद से संबंधित पूरी जानकारी होने के बाद ही क्रय करना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी सामान या फिर सेवा अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और उस सामान या फिर सेवा से संबंधित जितनी भी जानकारी जो आवश्यक हो उसे खरीदने से पहले उनके बारे में हमें जान लेना चाहिए। उसके उपरांत ही हमें कोई चीज़ या उत्पाद खरीदना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, हम उसमें शोषित नहीं होंगे। ठीक है, उसमें संभावना कम रहती है। तो पहला उत्तरदायित्व क्या हो गया, क्रय करने में जल्दबाजी ना करें। अगला हम लोग उत्तरदायित्व लिख सकते हैं कि रसीद व वारंटी या गारंटी कार्ड लेना ना भूलें। ठीक है, तो कुछ कुछ उत्पादों में वारंटी कार्ड या फिर गारंटी कार्ड जो दिया गया जाता है तो उन्हें भी लेना हम लोग को नहीं भूलना चाहिए। देखिए, उपभोक्ताओं को उत्पाद क्रय करते समय रसीद, कैश मेमो तथा गारंटी या वारंटी कार्ड लेना नहीं भूलना चाहिए। तो कोई भी प्रोडक्ट हम लोग खरीद रहे हैं तो उसका जो रसीद होता है, जो कैश मेमो होता है, वो तो लेना चाहिए, आपको कंपलसरी है। साथ ही साथ कुछ प्रोडक्ट में आपको जो गारंटी वारंटी दिया जाता है वो कार्ड भी हमें लेना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर ये काम आते हैं। ठीक है, और अगर आप नहीं लिए रहेंगे तो आप उस चीज़ का दावी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, गुणवत्ता से समझौता ना करें। ठीक है, यानी गुणवत्तापूर्ण वस्तु ही हमें खरीदना है, सस्ते की ओर नहीं जाना। देखिए, उपभोक्ताओं को उत्पाद खरीदते समय उसके गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहिए। सस्ते के चलते घटिया वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है, अगर हम लोगों को दिख रहा है कि कोई उत्पाद हमें सस्ता में मिल रहा है तो सस्ता में मिलने का बहुत सारा कारण हो सकता है उसमें, तो सस्ते के चलते हमें घटिया वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये घटिया वस्तु हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकती है। उदाहरण के लिए अगर आप मार्केट में कुछ फल खरीदते हैं तो सस्ते दाम पे घटिया फल ना खरीदें, क्योंकि उसको अगर हम लोग खाते हैं तो उससे हमारे स्वास्थ्य
स्वास्थ्य को, हमारे हेल्थ पे असर पड़ सकता है। तो गुणवत्ता से हमें समझौता नहीं करना चाहिए, भले ही कम खरीदे लेकिन गुणवत्तापूर्ण वस्तु ही खरीदे। और गुणवत्तापूर्ण वस्तु के हिसाब से अगर देखें तो कुछ जो सोना चांदी वगैरह में फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं जिसमें एक मार्क, ठीक है, वो सब वगैरह आते हैं, तो वो सब देख कर ही हमें खरीदना चाहिए, यानी गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहिए। अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि झूठे एवं भ्रामक विज्ञापन से बचें। ठीक है, झूठे एवं भ्रामक विज्ञापन जो आते हैं दिन प्रतिदिन आपको देखने को मिलेंगे, तो उनसे हमें बचना चाहिए। देखिए, उपभोक्ताओं को झूठे एवं भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में नहीं आना चाहिए एवं इनसे बचना चाहिए। ठीक है, तो जो झूठे भ्रामक विज्ञापन हम लोग को मतलब हम देखने को मिलते हैं, तो उनके झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आपको ठगने के लिए ही होते हैं। बहुत बढ़ा चढ़ा कर या फिर ऐसा दिखाया जाता है कि आपके लिए बेस्ट है, एकदम बेस्ट, तो उन भ्रामक विज्ञापनों से हमें बचना चाहिए। ठीक है, शिकायत होने पर तुरंत संपर्क करें। तो इस उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है कि यदि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो तुरंत संबंधित अधिकारी से हमें संपर्क करना चाहिए। अगर हमें ऐसा लगता है कि किसी प्रकार से हमें गलत सामान दिया गया, फिर हमारा किसी प्रकार से शोषण किया गया है, तो उस व्यापारी के खिलाफ हमें तुरंत से तुरंत संबंधित अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो आगे अगर हम लोग शिकायत करेंगे तो हमें न्याय भी मिलेगा और साथ ही साथ उस पर एक लगाम भी लगेगा उस व्यापारी पर। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग को शिकायत होती है हमें तुरंत उससे संबंधित अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। ठीक है, अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि उपभोक्ता की सावधानी। देखिए, उपभोक्ता को चाहिए कि वस्तुएं खरीदते समय अपने विवेक का पूरा से पूरा प्रयोग करें और सावधानी से करें। ठीक है, तो एक अच्छा और जागरूक उपभोक्ता के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, सावधानी से किसी भी वस्तु को खरीदना चाहिए, किसी भी सेवा को खरीदना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मतलब असावधानी नहीं दिखानी चाहिए, सावधानीपूर्वक ही हमें कोई भी वस्तु या सेवा खरीदनी चाहिए। तो इस हिसाब से जो 6 पॉइंट हम लोग लिखे थे, 6 उत्तरदायित्व लिखे हैं, एक बार मैं उनको बता दे रहा हूँ। पहला क्या था, क्रय करने में जल्दबाजी ना करें, रसीद व गारंटी या वारंटी कार्ड लेना ना भूलें, गुणवत्ता से समझौता ना करें, झूठे एवं भ्रामक विज्ञापनों से बचें, शिकायत होने पर तुरंत संपर्क करें, और अंतिम क्या था, उपभोक्ता की सावधानी, यानी सावधानीपूर्वक हमें कोई भी वस्तु या सेवा खरीदनी चाहिए। तो ये थे उपभोक्ता के उत्तरदायित्व। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16, निर्देशन का क्या अर्थ है, निर्देशन के प्रमुख तत्वों का वर्णन करें। तो निर्देशन क्या है उसके बारे में बताना है, और निर्देशन के जो तत्व है उसके बारे में भी हमें वर्णन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले निर्देशन का अर्थ लिखते हैं। देखिए, निर्देशन क्या है, तो निर्देशन से आशय अधीनस्थ का प्रदर्शन करना, उनको आवश्यक आदेश देना, निर्देश देना तथा संदेशवाहन करना एवं अभिप्रेरित करना है। तो निर्देशन मतलब क्या होता है, अधीनस्थ। अधीनस्थ मतलब जो आपके नीचे कर्मचारी काम कर रहे संगठन में, उनका पथ प्रदर्शन करना, उन्हें उसको मार्गदर्शन करना, उनको आवश्यक आदेश देना, उनको निर्देश देना। ठीक है, और उनमें क्या एक अच्छा सा संदेशवाहन करना एवं उनको अभिप्रेरित यानी मोटिवेटिव करना, मतलब मोटिवेशन देना भी क्या किसके अंतर्गत आता है, निर्देशन के अंतर्गत आता है। तो निर्देशन मतलब क्या होगा, अधीनस्थ कर्मचारियों का पद प्रदर्शन, आदेश देना, निर्देश देना एवं संदेशवाहन तथा अभिप्रेरित करना है। ठीक है, देखिए, निर्देशन के अंतर्गत कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया जाता है ताकि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके या फिर निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। तो निर्देशन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, कर्मचारियों का सही मार्गदर्शन करते हैं और उनको मतलब इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। ठीक है, देखिए, जो निर्देशन के 4 तत्व हैं, 4 तत्व क्या क्या है, सबसे पहला पर्यवेक्षण, नेतृत्व, संदेशवाहन और अभिप्रेरण। तो इससे पहले भी हम लोग निर्देशन के तत्व के बारे में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से इनको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा डीपली। देखिए, तो निर्देशन के तत्व में सबसे पहला तत्व क्या है, पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन। तो पर्यवेक्षण किसको बोलते हैं, देखिए, पर्यवेक्षण से आशय कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य की देखरेख करना तथा उनको शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना है। तो पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन मतलब क्या होता है कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं आपके नीचे, उनके कार्य की देखरेख करना। ठीक है, वो कैसे कार्य कर रहे हैं, कार्य सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो देखना है। साथ ही साथ उनको थोड़ा शिक्षण या प्रशिक्षण देना है कि कार्य कैसे करना है, ये भी उन्हें बताना है। तो पर्यवेक्षण मतलब क्या होता है, कर्मचारियों के कार्यों की देखरेख करना और उनको शिक्षण प्रशिक्षण देना।
अगला निर्देशन का तत्व क्या है? नेतृत्व यानी लीडरशिप। देखिए, नेतृत्व निर्देशन का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। नेतृत्व से आशय किसी व्यक्ति की वह योग्यता एवं क्षमता है जिससे कि वह अन्य व्यक्तियों को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि लोग उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने लगते हैं। तो नेतृत्व मतलब ही क्या होता है? तो नेतृत्व क्या है? किसी व्यक्ति के अंदर का वह गुण है, क्षमता है, जिसके चलते क्या करता है, वो अन्य व्यक्तियों को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि लोग उसकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो नेतृत्व यानी लीडरशिप। लीडरशिप मतलब जो नेता है उसके जो फॉलोअर्स हैं, तो नेता कुछ इस प्रकार से उनको अभिप्रेरित करता है या फिर उनको नेतृत्व करता है कि लोग नेता की इच्छा के अनुसार ही कार्य करने लगते हैं। ठीक है, नेतृत्व यानी लीडरशिप। अगला जो तत्व है वो है संदेश वाहन यानी कम्युनिकेशन। तो इससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। क्या है? देखिए, संदेश वाहन से आशय सूचनाओं, तथ्यों, जानकारियों, आदेशों तथा भावनाओं आदि का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरित करना है। यानी सूचना, भावना, किसी का तथ्य या फिर जानकारी या फिर आदेश का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरित करना, पहुंचाना क्या कहलाता है? संदेश वाहन कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। देखिए, संदेश वाहन औपचारिक तथा अनौपचारिक कोई भी हो सकता है। तो एक संगठन में जो संदेश वाहन होता है वो औपचारिक ही होता है, मतलब जो ज़्यादातर हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो संदेश वाहन औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर औपचारिक संदेश वाहन ही हमें देखने को मिलता है। तो संदेश वाहन मतलब क्या होता है? यानी भावनाओं का, विचारों का, तथ्यों का या फिर जानकारियों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आदान प्रदान। ठीक है, तो ये हो गया संदेश वाहन। अगला तत्व जो है वो है अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन। देखिए, अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन क्या है? तो अभिप्रेरण से आशय संस्था के कर्मचारियों को स्वेच्छा, पहल एवं जोश से कार्य करने हेतु प्रेरित करना है। तो जो संगठन में कर्मचारी हैं उनको स्वेच्छा से मतलब अपने इच्छा से, अपने पहल से एवं जोश से कार्य करने के लिए प्रेरित करना क्या कहलाता है? अभिप्रेरण कहलाता है, यानी मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कर्मचारियों को आप इस प्रकार से अभिप्रेरित करते हैं कि वो अपने और जो जिस हिसाब से, जिस दर से काम कर रहे हैं, जिस एक्यूरेसी से काम कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी से, उससे भी ज़्यादा क्षमता से, मतलब अपने पूर्ण जोश से वो काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये रह गया, ये हो गया अभिप्रेरण। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया गया है वो है उत्पादकों तथा समाज के लिए विज्ञापन के लाभों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो विज्ञापन का क्या लाभ है? एक समाज के दृष्टिकोण से, दूसरा क्या है? उत्पादक के दृष्टिकोण से। यानी उत्पादकों को क्या लाभ होता है विज्ञापन से और समाज को क्या लाभ होता है विज्ञापन से, ये हमें लिखना है। देखिए, उत्पादकों तथा समाज के लिए विज्ञापन के कई लाभ हैं जो निम्नलिखित हैं। तो पहला हम लोग किसका लाभ लिखने वाले हैं? उत्पादकों को लाभ, यानी एडवांटेज टू प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स को क्या लाभ होता है? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला लाभ क्या है? नवनिर्मित वस्तुओं की मांग उत्पन्न करना एवं उसमें वृद्धि करना। ठीक है, तो उत्पादकों का पहला लाभ क्या है कि जो नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूसर जो नए नए प्रोडक्ट लाते हैं मार्केट में, तो उन प्रोडक्ट की मांग उत्पन्न करना और साथ ही साथ उसमें वृद्धि भी करना। तो सबसे पहला कार्य क्या है? मांग उत्पन्न करते हैं और उस बाद में उस मांग में वृद्धि भी करते हैं। तो किसके द्वारा होता है? विज्ञापन के द्वारा होता है। देखिए, विज्ञापन के द्वारा नवनिर्मित वस्तुओं की मांग उत्पन्न की जाती है एवं उसमें वृद्धि की जाती है। मतलब जो नया प्रोडक्ट आ रहा है उसका डिमांड भी क्रिएट करना है, साथ ही साथ उसके मांग को बढ़ाना भी है विज्ञापन के द्वारा। अगला हम लोग लाभ लिख सकते हैं व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि। ठीक है, तो उत्पादकों के द्वारा जो विज्ञापन किया जाता है उससे उनके व्यवसाय की ख्याति में भी वृद्धि होती है। देखिए, विज्ञापन द्वारा प्रसिद्धि होती है जिससे व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि होती है। तो विज्ञापन के द्वारा दूर दराज तक आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, आपके संगठन के बारे में जानकारी पहुंचती है। इससे क्या होता है? आपके व्यवसाय की ख्याति बढ़ता है, यानी गुडविल जो है वो है बढ़ता है। ठीक है, देखिए, अगला लाभ हम लोग ले सकते हैं कि लाभ में वृद्धि। देखिए, किसी भी व्यावसायिक इकाई का उद्देश्य होता ही है लाभ कमाना। बिना लाभ के कोई भी व्यावसायिक संस्था नहीं चल सकती। ठीक है, उसका मेन उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है और विज्ञापन के द्वारा हम लोग लाभ में वृद्धि भी करते हैं। देखिए,
विज्ञापन वस्तुओं की मांग में वृद्धि करता है, जिससे उसके विक्रय में वृद्धि होती है तथा उसके फलस्वरूप उसके लाभ में वृद्धि होती है। तो विज्ञापन के द्वारा क्या किया जाता है, वस्तुओं की मांग को बढ़ाया जाता है, ठीक है। और मांग बढ़ने से क्या होता है, हम लोग ज़्यादा प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, हमारा विक्रय बढ़ता है, सेल बढ़ता है, और उसके फलस्वरूप सेल बढ़ने से हम लोग का प्रॉफिट जो है वो बढ़ता है। जितना अधिक विक्रय होगा उतना अधिक हम लोग का लाभ भी होगा, तो इससे लाभ में भी वृद्धि होती है। तो ये हो गए एक उत्पादक यानी निर्माता के लाभ। अगला हम लोग लाभ लिखेंगे समाज के दृष्टिकोण से, यानी समाज को क्या लाभ है विज्ञापन के द्वारा। एडवांटेज टू सोसाइटी। देखिए, तो समाज को मिलने वाला पहला लाभ क्या है, अनेक व्यक्तियों को आजीविका का मिलना, ठीक है। अनेक व्यक्तियों को आजीविका मिलता है, रोजगार मिलता है, किसके द्वारा, विज्ञापन के द्वारा। विज्ञापन के लिए कलाकारों, लेखकों तथा विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है, जिनको रोजगार मिलता है, ठीक है। तो विज्ञापन करने के लिए कोई आम व्यक्ति तो विज्ञापन नहीं करता, उसके लिए कलाकार चाहिए, कोई लेखक चाहिए, कोई विशेषज्ञ चाहिए, ठीक है। तो उनको भी इसमें रोजगार मिलता है। तो एक हिसाब से हम लोग देखें तो व्यक्तियों को आजीविका प्राप्त होती है विज्ञापन के द्वारा। ये तो पहला हो गया समाज को लाभ, समाज में रोजगार का स्तर बढ़ता है। अगला हम लोग क्या लाभ ले सकते हैं कि रहन सहन का ऊंचा स्तर, ठीक है। समाज में रहन सहन का स्तर जो है ऊंचा उठता है, तो उसमें विज्ञापन का काफ़ी बड़ा रोल है। देखिए, विज्ञापन के द्वारा वस्तुओं की मांग में वृद्धि की जाती है, जिससे प्रभावित होकर निर्माता अच्छी से अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जो कि रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाता है, ठीक है। तो विज्ञापन के द्वारा क्या होता है, किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, मांग में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन को ज़्यादा लाभ होता है उत्पादक को, और इससे प्रभावित होकर उत्पादक क्या करता है, उच्च से उच्च कोटि का सामान बनाने का प्रयास करता है, और इससे फलस्वरूप हमारा जो समाज है उसका जीवन स्तर ऊंचा उठता है, यानी रहन सहन का स्तर जो है वो ऊंचा उठता है, ठीक है। अगला हम लोग लाभ लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, इसमें हम लोग 2 लाभ दिए हैं, चूँकि हमें ये जो हमारा क्वेश्चन था ये 5 अंक की प्रश्न है, तो 3 लाभ हम लोग उत्पादक के हिसाब से दे दिए और 2 लाभ जो हम लोग समाज के हिसाब से लिख लिए। तो इस प्रकार से 5 पॉइंट में हम लोग को 5 नंबर मिल सकता है। तो ऐसे हम लोग को लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेतृत्व के महत्व का विस्तार से वर्णन करें। तो नेतृत्व का क्या महत्व है उसके बारे में हम लोग को बताना है। देखिए, नेतृत्व यानी लीडरशिप। तो नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के लोगों को इस प्रकार प्रभावित किया जाता है कि वे सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वतः ही अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करने लगते हैं। तो नेतृत्व यानी लीडरशिप क्या है, तो लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एक ग्रुप को यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रकार से प्रभावित किया जाता है कि वो एक सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लग जाते हैं, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित बिंदु नेतृत्व के महत्व का वर्णन करते हैं। तो पहला बिंदु क्या है, अभिप्रेरणा का स्रोत, यानी मोटिवेशन का जो है स्रोत है वो कौन है, लीडरशिप है। देखिए, नेतृत्व अभिप्रेरणा का स्रोत है क्योंकि एक अच्छा नेतृत्व ही कर्मचारियों को अभिप्रेरित कर सकता है। तो अभिप्रेरण के लिए भी एक अच्छा नेतृत्व की आवश्यकता होती है। तो अभिप्रेरण क्या है, नेतृत्व क्या है, अभिप्रेरण का स्रोत है। अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि सहयोग प्राप्त करने की आधारशिला, ठीक है। तो देखिए, नेतृत्व विभिन्न व्यक्तियों के मध्य सहयोग की आधारशिला है। इसके अभाव में कर्मचारियों में सहयोग बना पाना संभव नहीं हो सकता। तो अच्छा नेतृत्व अगर संगठन में नहीं होगा तो विभिन्न व्यक्तियों के बीच, विभिन्न विभागों के बीच, विभिन्न उप विभागों बीच सहयोग नहीं बन पाएगा, ठीक है, तालमेल नहीं बन पाएगा। तो सहयोग की आधारशिला क्या है, नेतृत्व है। अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं स्वस्थ मानवीय संबंधों की स्थापना के लिए। देखिए, कुशल नेतृत्व उपक्रम में स्वस्थ मानवीय संबंधों की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाता है, जो कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एक संगठन में विभिन्न प्रकार के जो लोग रहते हैं तो उनमें एक स्वस्थ मानी एक अच्छा मानवीय संबंध की स्थापना कौन करता है, नेतृत्व के द्वारा ही संभव हो पाता है, ठीक है। अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि लक्ष्य की ओर अग्रसर, यानी कर्मचारियों को लक्ष्य की ओर अग्रसर रखता है कौन, नेतृत्व। देखिए, उपक्रम में कर्मचारियों की रुचि, पसंद, भाषा तथा व्यवहार आदि में भिन्नता होती है। ऐसे में कुशल नेतृत्व इन विभिन्नताओं को कम करके कर्मचारियों को लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है, ठीक है। तो जो एक कर्मचारी होते हैं उसमें विभिन्न रुचि, पसंद या फिर भाषा आदि के लोग होते हैं, तो उनको अलग अलग
ना करके एक लक्ष्य के लिए उनको क्या किया जाता है, अग्रसर किया जाता है। और ये किसके द्वारा संभव है, नेतृत्व के द्वारा ही संभव है। ठीक है, यानी लोग अपनी अलगाव को यानी अपनी विभिन्नता को ध्यान में न रखकर एक लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, तो ये नेतृत्व के द्वारा ही संभव हो पाता है। अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि व्यावसायिक सफलता यानी बिजनेस का जो सक्सेस है, जो गोल अचीवमेंट है, वो इसके द्वारा ही संभव है, नेतृत्व के द्वारा ही संभव है। देखिए, नेतृत्व की कर्मचारियों की लक्ष्यों की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। नेतृत्व ही कर्मचारियों को लक्ष्यों की ओर ध्यान आकृष्ट कराता है, जिससे व्यावसायिक लक्ष्य प्राप्त होते हैं एवं व्यावसायिक सफलता मिलती है। तो एक बिजनेस सफल तभी होगा जब उसके जो लक्ष्य है वो उसको प्राप्त होंगे, और लक्ष्य प्राप्त करने में नेतृत्व का महत्व होता है विशेष। तो इसलिए इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि व्यावसायिक सफलता में भी नेतृत्व का अहम योगदान है, अहम मतलब बहुत अधिक महत्व है। ठीक है, तो ये महत्व किसके थे, नेतृत्व के महत्व थे। क्या क्या एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या, अभिप्रेरणा का स्रोत है। दूसरा है सहयोग प्राप्त करने की आधारशिला। तीसरा महत्व है इसका स्वस्थ मानवीय संबंधों की स्थापना। चौथा महत्व है लक्ष्य की ओर अग्रसर करना। पांचवा महत्व है व्यावसायिक सफलता। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, यानी इस सेट का सबसे अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रभावशाली नियंत्रण प्रणाली में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, यानी एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए वो हमें बताना है। ठीक है, एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला क्या है, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की स्पष्ट व्याख्या। ठीक है, तो एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली में जो उद्देश्य होते हैं संस्था के, संगठन के, उनमें उनकी स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। देखिए, एक अच्छा एवं प्रभावी नियंत्रण प्रणाली वही है जिसमें लक्ष्य एवं उद्देश्य जो है वो पहले से स्पष्ट होते हैं एवं निश्चित होते हैं, जो कि आगे जाकर परमाप का कार्य करते हैं। ठीक है, एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली में, एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली में क्या होना चाहिए, जो संस्था का लक्ष्य हैं वो पहले से स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि मितव्ययता। मितव्ययता यानी इकोनॉमिक होना चाहिए। देखिए, एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली मितव्ययी होना चाहिए जिसमें बहुत अधिक खर्च ना करना पड़े। ठीक है, तो अगर नियंत्रण प्रणाली में आप लोग बहुत अधिक खर्च कर देंगे तो इससे हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब किसी न किसी प्रकार से हमें हानि ही होगी। तो एक अच्छा नियंत्रण प्रणाली वही होगा जो मितव्ययी हो, यानी इकोनॉमिक हो, यानी अच्छा मतलब एक लिमिटेड खर्च में वो हो जाए। ठीक है, अगला बिंदु हम लोग लिख सकते हैं कि लचीलापन यानी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। देखिए, एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली में लचीलापन या परिवर्तनीयता का गुण होना चाहिए ताकि आवश्यकता होने पर इसमें परिवर्तन भी किया जा सके। देखिए, चूँकि समय जो है वो परिवर्तनशील है, हमें हर समय नई नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो एक नियंत्रण प्रणाली भी ऐसा होना चाहिए जिसमें आवश्यकता पड़ने पर हमें उसमें संशोधन कर सकें, यानी उसमें कुछ परिवर्तन कर सकें। देखिए, एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली में लचीलापन या परिवर्तनीयता का गुण होना चाहिए ताकि आवश्यकता होने पर इसमें परिवर्तन किया जा सके, यानी जब आवश्यकता हो हम उसमें परिवर्तन कर सकें। तो लचीलापन का गुण होना चाहिए एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली में। अगला हम लोग बिंदु लिख सकते हैं कि भविष्योन्मुखी। भविष्योन्मुखी मतलब भविष्य की ओर ध्यान में रखकर। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड। ठीक है, देखिए, एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली भविष्योन्मुखी होना चाहिए, अर्थात यह भविष्य को ध्यान में रखकर ही बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो एक नियंत्रण प्रणाली ऐसा होना चाहिए जो भविष्य की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करे, यानी भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली। अगला हम लोग बिंदु लिख सकते हैं कि सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव। देखिए, एक अच्छी एवं प्रभावी नियंत्रण प्रणाली वही होती है जो न केवल विचलनों का पता लगाती है अपितु सुधारात्मक कार्यवाही का भी सुझाव देती है। तो नियंत्रण के द्वारा हम लोगों को क्या पता चलता है कि जो परमाप फिक्स किए गए हैं उनके अनुसार कार्य हुआ है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसमें क्या विचलन होता है इसका हमें पता चलता है। लेकिन एक अच्छा नियंत्रण या प्रभावी नियंत्रण उसी को कहेंगे जो ना केवल विचलन का पता लगाए, अंतरों का पता लगाए, बल्कि उसके कैसे सुधारा जाए इसका भी हमें सुझाव दे। ठीक है, तो एक अच्छा एवं प्रभावी नियंत्रण प्रणाली जो है वो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने वाला भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हम लोगों का सेट 4 का जितना भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया है।
और मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए सुविधा यही रहेगी कि आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद एक एक क्वेश्चन को आराम से अगर आपको उतारना है तो उतार लीजिए, लेकिन सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसके आंसर्स को समझ लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को समझा भी रहा हूँ। नहीं तो आपको अगर सिर्फ आंसर देना रहता तो मैं PDF के रूप में आप लोगों को आंसर दे दिया रहता, ठीक है। तो मेरा लक्ष्य सिर्फ आप लोगों को बताना ही नहीं बल्कि आपको समझाना भी है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चन ना आए, इसमें थोड़ा भी फेरबदल किया जाए क्वेश्चन में, तो आप उस हिसाब से अपने आंसर्स को लिख पाएँ, ठीक है। तो आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आप नोट्स उतारिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इससे आपको एड्स वगैरह भी नहीं आएंगे और बहुत ज़्यादा आपको डाटा एक्सपेंस भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 5 की ओर बढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे पहले के अगर वीडियोस नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उनको जाकर वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए मैं ही बोलना चाहूँगा कि आप लोग इतना ज़्यादा आप लोग देखते हैं वीडियो को, लाइक व्यू इतना जाता है, लेकिन लाइक उस हिसाब से काफ़ी कम जाता है। तो अगर इसमें कुछ कमी आती है तो आप ज़रूर बताएं, लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर वीडियो आपके काम आ रहा है तो उसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का लाइक ही हमारा मोटिवेशन, मतलब हमें मोटिवेट करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग मोटिवेट नहीं रहेंगे तो आप लोगों के लिए इस प्रकार का वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो अगर आपका वीडियो अगर आपके काम आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।